जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम समझेंगे द पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आवर्त सारणी बना। आज हम आवर्त सारणी बताने जा रहे हैं कि इसका क्या अर्थ होगा, उस तरह बताएंगे। हम आज ये बताने जा रहे हैं कि आखिर आवर्त सारणी बनाना क्यों पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हो सकता है। तो आज हम इसके इतिहास को जानेंगे कि इस तरह की आवश्यकता क्यों पड़ा, इतना बड़ा सारणी बनकर तैयार क्यों हुआ, इससे क्या लाभ होता है, इसके हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कहाँ से पैदा हुआ। देखिए, पहला सवाल उठता है केमिस्ट्री में। इसका ये 10th का चैप्टर है, 10th का चैप्टर नंबर 5 का है द आवर्त सारणी। उसमें पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर तत्वों को आवर्ती वर्गीकृत करना क्यों पड़ा। ठीक है, तत्वों को आवर्ती वर्गीकृत करना क्यों पड़ा। इसका आंसर सुनिएगा ध्यान से। इसका आंसर कहता है कि शुरुआती समय में या प्रारंभ में तत्वों की संख्या कम थी, यानी कम तत्व ज्ञात थे, तो इनके गुणों को बखूबी याद रखना, यानी इन गुणों को पूरी तरह से अलग अलग समझने में, याद करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। जब कालांतर हुआ, यानी कि समय बीतते गया, तो तत्वों की संख्या में बढ़ोतरी आ गई। जैसे आप लोग भी देखिए ना, अभी 118 तत्व हो गया, तो क्या हो, तत्वों की संख्या में बढ़ोतरी आ गया, जिसके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कठिनाइयों से बचने के लिए हमें क्या करना, तत्वों को आवर्ती वर्गीकृत करना पड़ा। अब ये तसर हो गया, तत्वों को वर्गीकृत करना पड़ा। अब देखिए, अब समझते हैं कि वर्गीकृत शुरुआती में तो नहीं बन गया हो इस तरह से, कुछ उस समय और कुछ कम तत्व थे, आगे मॉडिफाई होते गया और बनते गया। हम बात करते हैं इतिहास में जाकर कि इसका जन्म कहाँ हुआ। देखिए, सबसे पहले जो केमिस्ट्री के पितामह होते हैं, ठेठा में कहते हैं बाप, केमिस्ट्री का जो बाप होते हैं लैवोजियर है। लैवोजियर है। देखिए, अब समझते हैं कि किसी का पिता क्यों कहा जाता है। ऐसा थोड़े है कि केमिस्ट्री पूरा ही लिखे हैं, ऐसा नहीं होता है। पिता कहने का मतलब हुआ कि केमिस्ट्री का कोई भी फंडामेंटल हो, कोई भी घटना हो, उसमें क्या इतना कुछ ना कुछ योगदान रहा है, इसलिए क्या कहा गया, केमिस्ट्री का जनक कहा गया, यानी कि पिता कहा गया कि नहीं, लैवोजियर। तो सबसे पहले तत्वों को आवर्ती वर्गीकृत करने का काम किए थे कौन, लैवोजियर। अब देखिए, ये किस तरह से वर्गीकृत किए थे, जो सुनिए ध्यान से। लैवोजियर ने कहा कि तत्व एक धातु होते हैं और एक अधातु होते हैं। बस क्या हुआ, एक धातु होते हैं, एक अधातु होते हैं। इन्होंने धातु अधातु में वर्गीकृत कर दिया और बताया कि धातु में एक विशेष गुण होता है जो कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, चमकीला होता है, या तो ठोकने में क्या होता है, एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि अधातुओं में नहीं होती है। इन्होंने बताया। अब बात हुआ, इन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बंटवारा कर दिए। अब बताइए, इतना सा एलिमेंट है, इतना तत्व है, अब धातु करने पर इसके गुण है चाहिए, सब धातु गुण ही होता है, एक एल्यूमिनियम है, एक लोहा है, अलग अलग है ना। तो ये क्या किए, उसके गुणों को अलग अलग बताने में असमर्थ रहे, तो यही बताएं धातु अलग और अधातु अलग। उसके बाद जब इनका ये नहीं बता सके तो इनके भी क्या गया, खारिज कर गया। क्या, इनके बाद एक और आया, क्या जी, आवर्त सारणी करने बनाने वाले, उन्होंने क्या किए, वो थे जो खुद से इन्होंने सोचा, सब वैज्ञानिकों ने क्या करें, किसी अलग से क्यों नहीं बना दे, तो उन्हें दिमाग लगाया कि वैसे तत्व जिनकी संयोजकता समान होगा उसे हम समान रख देंगे। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ बात करेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सबकी संयोजकता एक होती है। तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब का कुछ ना गुण मैच कर रहा है, तो इसे यानी कि वैलेंसी एक है तो उसे एक में रख दिए। पर यहाँ पर भी हो गया गड़बड़, अलग तो कर दिया, अच्छा लगा, पर बाद में क्या दिक्कत दिखा गया कि फ्लोरीन है भैया, इसको भी क्या है, वैलेंसी एक है, क्लोरीन, इसका वैलेंसी एक है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये धातु और ये अधातु, यानी कि इसमें भी क्या पाया गया, कमियां पाया गया। तब जब कमी है तो पूरा हो नहीं सकता है, क्या वो कमियां पाया गया, तो इसे भी खारिज करना पड़ गया। ठीक है, यानी कि दो आए, पहले दिए धातु धातु बांटे,
उनमें भी कमियां आ गई। ये बातें संयोजकता के आधार पर इनमें भी क्या आ गई, कमियां आ गई। ये अलग अलग गुणों को एक ही साथ कर दिए। यहाँ फ्लोरीन अधातु है, यह लिथियम धातु है, दोनों को एक साथ रख दिए, जो कि सही नहीं था। इनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डोबरेनर। उन्होंने एक नियम दिया जिन्हें कहा जाता है डोबरेनर का त्रिक नियम। क्या कहता है, डोबरेनर का त्रियक नियम, इसी पता नहीं, त्रियक नियम। क्या कहता है, डोबरेनर का त्रियक नियम। अब त्रियक नियम क्या कहता है, जो सुने गौर से। इनका कहना था कि अगर त्रियक तत्व, इन्होंने कोई तत्व स्पेशल बनाया, उन्हें कहा त्रियक तत्व। इन्होंने कहा कि अगर त्रियक तत्व को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में कुछ सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा किनारे पर जुड़े दो तत्वों के औसत होगा। समझने का अच्छा प्रयास करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कोई बोले त्रिक तत्व, तो मान लीजिए ए बी सी क्या है, त्रिक तत्व है। उन्होंने कहा कि ये त्रिक तत्व को अगर आप बढ़ते क्रम में घटते समय सजा दें, क्या रे सजा दें, उसके बाद जो होगा मध्यवर्ती तत्व, मध्यवर्ती क्रम बीच में, इसका जो तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा किनारे पर का औसत। तो औसत क्या कहता है, कुल परिष्णों का योग बटे परिष्णों की संख्या। तो औसत तो दो किनारा पर है, ए प्लस सी बटे 2 औसत हो गया, यानी कि ए बटे बराबर बी होगा। यानी कि किनारे पर ले दो तत्वों का औसत जो होगा मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा। डोबरेनर का त्रिक नियम कहता है कि अगर त्रिक तत्वों को उनके घटते बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु द्रव्यमान किनारे पर में दो परमाणुओं के औसत होगा। अब इनमें कमियां कहाँ गई, इन्होंने तो ये नियम दिया, सही हुआ कि सब भारी तत्व पर लागू हुआ। हाँ, पर एक बात यहाँ, अभी तक जितने नियम बता रहे सब परमाणु द्रव्यमान पर, संख्या पर नहीं, ये संख्या पर है। इसके बाद चर्चा करेंगे क्या परमाणु द्रव्यमान पर, तो सब पर लागू हुआ। पर जब हल्के तत्व आए, जब हल्के तत्व आए तो सब तत्व एक ही समान होता नहीं। ऐसे मान लीजिए जितना एल्युमिनियम और उतना लोहा, क्या एक ही भारी होगा, कुछ न कुछ अंतर होगा क्या। सब तत्व का क्या होता है, अलग डेंसिटी होती है, जितना जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना भारी लगेगा। यानी कि जो हल्के तत्व थे जिनका आयतन कम था उन पर ये नियम लागू नहीं हो पाया। अब जब लागू नहीं हुआ तो इसमें भी कमियां पाएगी, अब इसे भी क्या करना पड़ा, खंडित करना पड़ा। उनके बाद थे एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। क्या नाम था, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने एक अपना खुद का नियम दिया और उसे कह दिया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। क्या बोल दिया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इन्होंने एक नियम पारित किया और उसका नाम रखा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ये अष्टक नियम क्या कहता है, जो सुनिएगा ध्यान से। अष्टक जी का कहना था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान नहीं, क्या द्रव्यमान कह रहा था, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान की बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो कहीं से भी शुरू करने पर 8वां तत्व समान गुण वाले मिलते हैं। 8वां तत्व क्या बोल रहे हैं, समान गुण वाले मिलते हैं। और उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि जिस तरह से स्वर में सारे गामा के सारे गामा प ध नि सा, शुरू में सा अंतिम में सा, जिस तरह से सारे गामा प ध नि सा के आखिरी क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी तरह से कहा कि केमिस्ट्री में भी अगर 41 से शुरू करेंगे तो 8वां तत्व क्या होगा, समान गुण वाले होगा। यानी कि 41 से तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों 49 से क्या होगा, दोनों में समान गुण होगा। पर ऐसा पाया नहीं गया। जब इसे वास्तव में चेक किया गया तो देखा 8वां तत्व नहीं समान होकर कौन तो 9वां तत्व समान हुआ। कौन हुआ, 9वां तत्व समान हुआ। तो इनका भी क्या हो गया, फेल हो गया, न्यूलैंड्स का भी नियम खत्म। अगला आते हैं मेडलीव। नाम क्या है, मेडलीव। इन्होंने एक
बहुत अच्छी तरह से आवर्त सारणी बनाया। किससे? अष्टक के नियम से प्रेरित होकर। जो अष्टक बनाए थे उन्हीं से प्रेरणा लिया, एक अलग से बनाया क्या कि अपना आवर्त सारणी। इन्होंने एक नियम दिया जिसे बोला मेंडलीव का आवर्त नियम। अब देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है। उनका कहना था किसी भी तत्व का भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। समझ में आया? कुछ पहले नहीं पढ़ा। ये देखिए किताबी भाषा ही लिखा हुआ है, किताब में देखिएगा तो यही मिलेगा कि अगर किसी तत्व के भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये था मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसी को अपनी भाषा में बोलेंगे टोल के। इनका कहना था कि अगर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो कहीं से भी शुरू करने पर एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। इनका कहना था मेंडलीव का आवर्त नियम। इनके कुछ आवर्त सारणी की विशेषता देखते हैं और कुछ खामियां था। इनका विशेषता था कि उस समय कुछ तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान था गलत निकाल लिया गया था। उसके बावजूद भी मेंडलीव ने उस तत्व को एकदम सटीक स्थान पर रखे थे। उस समय जब ये आप मेंडलीव जी बना रहे थे आवर्त सारणी, केवल 63 तत्वों का ही खोज हुआ था। तो उन्हें केवल 63 के बारे में खोजा था। दूसरा बात, और उसमें क्या था, एक आने वाले तत्व के लिए भी जगह मिला था, पर संभारी के लिए कोई स्थान नहीं था। इनका खामियां थे। संभारी के समस्थानिक और संभारी के लिए कोई स्थान नहीं था। और एक और खामियां थी कि उन्होंने केवल 9 ही वर्ग बनाया था और एक 9 उपवर्ग बनाया था। वर्गों को उपवर्ग में मर्ज कर दिया था। अब वर्ग 9 में अंतिम में था जो वर्ग, उसने क्या किए थे, 3-3 तत्वों को रखा था। ठीक है, 3-3 तत्व को रखा था जो कि सही नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने फिर से मॉडिफाई करने का प्रयास किया। आज भी वह आवर्त सारणी क्या लागू है, जिसे केवल वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खोज में। हम लोग की जो पढ़ने में सुविधा आसान हो उसके लिए मोस्ले जी आए और एक अपना आवर्त नियम दिए। इनका आवर्त नियम में क्या बोले कि तत्व का भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान नहीं, क्या परमाणु संख्या, क्या द्रव्यमान नहीं परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने उसी बात को आम भाषा में बोलेंगे, तत्वों को उनके परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो कहीं से भी शुरू करने के बाद निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व मिलेंगे। क्या बोले? समान गुण वाले तत्व मिलेंगे। ये कहना था इनका मोस्ले जी का। आज जो है इतना लंबा चौड़ा आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, किनका दिया हुआ है? मोस्ले जी का दिया हुआ है। उन्हीं के और अच्छी बेहतरीन ढंग से। इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं, इसका स्थान हीलियम का स्थान फिक्स नहीं है, पर अगर जिस रूप से देखा जाए तो अच्छा जगह पर नहीं है। पर क्या कीजिएगा, जो है इसी का सब पढ़ते हैं। बस यही था ये पूरे आवर्त सारणी का इतिहास, 0 से लेकर हीरो तक का। किस तरह से केवल 5 तत्व से शुरू किए और 118 तक पहुंचा दिए, सभी का वर्गीकरण हो गया। यही था पूरे इतिहास को बस समझना। आज की क्लास में केवल हम इतिहास को ही समझेंगे और अगली क्लास में हम समझेंगे कि पूरे तत्व के बारे में, इसके व्यक्तिगत के बारे में, किसका क्या गुण है, किस तरह से कौन एलिमेंट है, और सभी का नाम याद कर जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। बस आप शिद्दत से क्लास को पूरी कीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको पूरे एलिमेंट का नाम याद करवा देंगे बिना हिचकिचाए, तब पूरे याद करा देंगे। बस आप शिद्दत से क्लास कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।